बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए बेटा, आज आपका 12th का जो आरसीसी प्रोग्राम है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के मतलब बेटा जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, आज बेटा उसका लास्ट लेक्चर लगेगा और इसी के साथ बेटा आपका जो जोलॉजी का बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, हमने बायोटेक्नोलॉजी में ऑलरेडी बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया था। 5th क्वेश्चन ये है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोरिएक्टर एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए बेटा, इसमें मैंने ऑलरेडी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो आपके सामने डिस्कस किया। आज बेटा हम आपके सामने डिस्कस करेंगे पीसीआर और फिर उसी के साथ बायोरिएक्टर्स और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी बेटा डिस्कस हो जाएगा। बस बेटा अब यहां पर देखिएगा कि जो ये पीसीआर होता है, एक्चुअली बेटा पीसीआर क्या है। देखिए बेटा, इसको हम एक नाम देते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीसीआर, और 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या डिस्क्राइब ब्रीफली बेटा पीसीआर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पर ज्यादातर बेटा चांसेस 3 नंबर के ही आने के हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको यह पता होना चाहिए कि पीसीआर क्या है। पीसीआर का फुल फॉर्म जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीडीएफ में सब कुछ लिखा गया है, नोट में बेटा जो आपको मिलेगा सब कुछ उसमें लिखा गया है। उसके बाद बेटा अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैंने परसों के लेक्चर में आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने कहा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए ऑफ वेरिएबल लेंथ जो है उसको सेपरेट करते हैं, फिर डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, जो मैंने परसों के लेक्चर में आपको कहा था। आज के लेक्चर में बेटा अब जो ये पीसीआर है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्यों बेटा पीसीआर किया जाता है। देखिए बेटा, पीसीआर क्यों किया जाता है आपके इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्योंकि बेटा जो आपका डिजायर्ड जीन है ये आपके डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाता है। या आपके पास अगर किसी बेटा सैंपल आपके पास है जहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है, ये बेटा एक ऐसी टेक्निक है जो आपके डीएनए को एम्पलीफाई करता है, जो आपके डिजायर्ड जीन को एम्पलीफाई करता है। इसमें बेटा दिन नहीं लगते हैं, ये विद इन फ्यू आवर्स बेटा मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाता है डिजायर्ड जीन का। तो इसी टेक्निक को बेटा हम कहते हैं पीसीआर। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि कैसे पीसीआर से आप अपने डिजायर्ड जीन या स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए सैंपल की हजारों लाखों कॉपियां बनाओगे, वो भी बेटा विद इन फ्यू आवर्स। हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए बेटा, एक मशीन है जो अब आपके सामने मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज थर्मोसाइक्लर। ये बेटा एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से बेटा हमने एक नामुमकिन से चीज को भी मुमकिन कर डाला, एंड दैट इज द पीसीआर। और इस टेक्निक को पहली बार बेटा दुनिया में एक साइंटिस्ट ने लाया जिसका नाम था कैरी म्यूलिस। और कैरी म्यूलिस ने इस टेक्निक को बेटा 1983 में बेटा दुनिया के सामने लाया, और फिर बेटा 1993 में कैरी म्यूलिस को इस टेक्निक के लिए बेटा नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अब देखना यह है कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं। देखिए बेटा, सपोज मेरे पास बेटा अब यहां पर डिजायर्ड जीन है, नजर बराबर रखिएगा बेटा, ये मेरे पास एक डिजायर्ड जीन है। अब मैं चाहता हूं कि बेटा इस डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बने। अब देखिए बेटा कैसे हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं इस टेक्निक के जरिए, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज पीसीआर। ये बेटा आपका यहां 5 प्राइमर, 3 प्राइमर, 3 प्राइमर, 5 प्राइमर, ये आपको पता है बिकॉज 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए और एंटीपैरेलल। डीएनए का जो सेगमेंट या जीन जो है एक्चुअली दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जरा गौर से देखिएगा, ये अब यहां पे आपका बेटा शाबाश हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, बेस पेयरिंग हो रही है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अगर यहां एडेनिन है, यहां थाइमीन होगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अगर यहां साइटोसिन है, यहां ग्वानिन होगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। अब देखना यह है कि हम कैसे बेटा आउटसाइड द सेल यहां पे डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं।
देखिए बेटा, आपने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन तब तक नहीं हो सकती है जब तक आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसके लिए बेटा क्या होता है, आपके पास बेटा यहां पर जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इनको बेटा पहले तोड़ना पड़ता है। अब इसको तोड़ने के लिए बेटा हमें एक एंजाइम या एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, पर ये आउटसाइड द सेल हो रहा है, तो इसलिए बेटा हमें यहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है। और टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर लेना पड़ता है। और उसी टेम्परेचर की वजह से बेटा जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स में तब्दील होगा, ताकि फिर इस पे बेटा अच्छी तरह से डॉटर स्ट्रैंड्स बनाए जाए। मगर पंगा बेटा ये है कि जो ही आप टेम्परेचर बेटा 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हो, आपके सिस्टम में जो एंजाइम होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज, यही तो वो एंजाइम है बेटा जो आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे, पेरेंट स्ट्रैंड्स पे डॉटर स्ट्रैंड्स बना डालता है। और इस टेम्परेचर पे बेटा ये एंजाइम क्या होगा बेटा, डिनेचर। तो इसकी वजह से बेटा जो पीसीआर टेक्निक है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती है। तो फिर बेटा क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया एंड दैट इज कॉल्ड एज थर्मस एक्वेटिकस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है विच बिलोंग्स टू थर्मोफाइल ग्रुप। ये बेटा हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, गर्म पानी के स्रोतों में ये रहता है। और इसमें बेटा देखा गया इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है जिसको नाम दिया गया बेटा टैग पॉलीमरेज, ये वो डीएनए पॉलीमरेज था जो थर्मस एक्वेटिकस से डिस्कवर हुआ। और ये हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट करता था, क्योंकि बेटा ऐसे बैक्टीरिया जो है थर्मस एक्वेटिकस जो थर्मोफाइल है ये हॉट गीजर्स में रहता है, हॉट टेम्परेचर में रहता है, हॉट वाटर में रहता है और वहां पे इजिली अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। यही तो बेटा एक ब्रेकिंग पॉइंट था पीसीआर में। जो ही बेटा टैग पॉलीमरेज की डिस्कवरी हुई, तो इस टैग पॉलीमरेज से अब क्या होता था, हम बेटा अब जब सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज करते थे ताकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या बने, सिंगल स्ट्रैंड। ये इजिली बेटा शाबाश डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड होता था। और इस टैग पॉलीमरेज का कुछ बिगड़ता नहीं था, क्योंकि ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा कि जो आपका बेटा पीसीआर है वो इसलिए बेटा मुमकिन हुआ क्योंकि बेटा एक एंजाइम की डिस्कवरी ने बेटा इस पीसीआर को बहुत आसान बनाया एंड दैट वाज द टैग पॉलीमरेज जो बेटा डिस्कवर किया गया थर्मस एक्वेटिकस से। एक रेवोल्यूशनरी बेटा एंजाइम था जिसने बेटा पीसीआर की टेक्निक को बहुत ही आसान कर दिया। नहीं तो बेटा हमें हर किसी साइकिल के बाद डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करना पड़ता था, मगर बेटा जब थर्मस एक्वेटिकस से टैग पॉलीमरेज आया फिर बेटा हम एक साथ ही इस बेटा ढेर सारे साइकिल्स कर पाते थे और इससे टाइम बेटा बचा और कम ही टाइम में बेटा हमें डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बनती है। तो ये तो था बेटा कि कैसे बेटा टैग पॉलीमरेज की वजह से पीसीआर की जो टेक्निक है बहुत ही आसान हुई। तो चलिए बेटा उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सब कुछ बेटा लिखा गया है नोट में, अब मैं उसको आपके सामने बेटा यहां पे ला रहा हूं। अब देखिए बेटा जब भी अब हम देखेंगे कि अब हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, किसके लिए बेटा, पीसीआर के लिए। तो देखिए बेटा क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। सबसे पहला कंपोनेंट वो डिजायर्ड जीन जो आपको बेटा एम्पलीफाई करना है, या स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो आपको एम्पलीफाई करना है। डिजायर्ड जीन विच इज टू बी एम्पलीफाइड, जिसको बेटा विच इज टू बी एम्पलीफाइड जो आपको बेटा एम्पलीफाई करना है। तो ये पहला बेटा इंग्रेडिएंट लगेगा इसमें। दूसरा इंग्रेडिएंट अगर आप देखेंगे आपके पास बेटा थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए और है आपके पास बेटा एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज दैट इज टैग पॉलीमरेज जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था। उसके बाद बेटा तीसरा चीज जो इसमें आपको चाहिए एंड दोज आर कॉल्ड एज प्राइमर्स। देखिए बेटा प्राइमर्स क्या होता है, प्लीज बेटा यहां पर देखिएगा। ये मेरे पास अब यहां पर बेटा डिजायर्ड जीन है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसको बेटा अब मुझे इससे रेप्लिका कॉपी बनानी है। देखिए बेटा अब मुझे इसका क्लोन बनाना है या इसको मुझे एम्पलीफाई करना है, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए पहले मुझे इसको डबल स्ट्रैंड से क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्ट्रैंड, और उसके बाद
बेटा इसके साथ प्राइमर्स जुड़ने चाहिए जो इसके साथ कंप्लीमेंटरी होंगे, और जब प्राइमर्स इसके साथ जुड़ेंगे और तभी बेटा जो टैग पॉलीमरेज है वो इस पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा, जिसकी वजह से बेटा इस पर भी अब शाबाश बेटा डॉटर स्ट्रैंड बनेगा और इस पर भी डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। इसीलिए बेटा जब आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा वहां पे आपको टीचर ने कहा होगा कि वहां पे जरूरी बेटा पहले प्राइमर जुड़ने चाहिए, तभी तो बेटा डीएनए पे पेरेंटल स्ट्रैंड्स पे डॉटर स्ट्रैंड्स बनते हैं। यहां पर भी बेटा हमें प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है, मगर ये सिंथेटिक प्राइमर्स बनाए जाते हैं दैट इज कंप्लीमेंटरी विद द बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड जहां पे जुड़ेंगे। और याद रखिएगा बेटा जब भी यहां पर बेटा जुड़ता है बेटा प्राइमर, हमेशा बेटा 3' एंड पे जुड़ता है, चाहे वो बेटा एक स्ट्रैंड हो, एक पेरेंट स्ट्रैंड हो, चाहे वो दूसरा पेरेंट स्ट्रैंड हो, हमेशा बेटा ये 3' एंड पे ही जुड़ता है। उसके बाद बेटा जो अगला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है कि बेटा आपको एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, क्योंकि बेटा डॉटर स्ट्रैंड के लिए आपके पास बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, जिसमें बेटा एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, थाइमीन होगा, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाने हैं। और बेटा यहां पे आपको एक आयन की भी जरूरत पड़ती है एंड दैट आयन इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम आयन। तो ये है बेटा इंग्रेडिएंट जो आपको पीसीआर के लिए लगते हैं। फिर उसके बाद बेटा हम डायरेक्टली आएंगे क्या क्या स्टेप्स बेटा अब लगते हैं किसमें बेटा आपके पीसीआर में। तो चले बेटा सबसे पहला पीसीआर जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला डिनेचुरेशन, याद रखिएगा बेटा ये, दूसरा एनेलिंग और तीसरा बेटा एक्सटेंशन। सो पीसीआर बेटा जब आप एक साइकिल करते हो तो एक साइकिल में 3 स्टेप्स लगते हैं, डिनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। तो देखिए बेटा सबसे पहले डिनेचुरेशन में क्या होता है, ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 5' 3' 3' 5'। ये बेटा सबसे पहले आप देखिएगा कि डिनेचुरेशन में क्या हो जाता है। गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, वो डिनेचुरेशन का स्टेप बेटा, एक मिनट कहीं चला गया है, वो डिलीट मेरे ख्याल से हुआ है। हाँ बेटा वो डिलीट हुआ, तो अब कोई परेशानी नहीं है। मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा बेटा कि डिनेचुरेशन में क्या हो जाता है। पीडीएफ में बेटा फिर वो आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने मुझे लगता है कि उसको डिलीट किया है यहां पे। आप देखिए बेटा डिनेचुरेशन में क्या होता है, यहां पे लिखेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बेटा डिनेचुरेशन में क्या हो जाता है प्लीज बेटा। अब जब हम इस बेटा थर्मोसाइक्लर में ये डीएनए, डिजायर्ड डीएनए डालते हैं छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स में, उसके बाद बेटा अब देखिए होता क्या है। जो ये थर्मोसाइक्लर होता है, पीसीआर का अपैरेटस जो होता है, ये अब 5' 3' 3' 5' डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ये बेटा शाबाश, अब यहां पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। आप देखिए बेटा डिनेचुरेशन में क्या किया जाता है। जो ये थर्मोसाइक्लर होता है, जिस मशीन में बेटा हम पीसीआर करते हैं, ये ऑटोमेटिकली बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करता है अप टू 94 to 96 डिग्री सेल्सियस। दैट इज डिनेचुरेशन। जो पहला स्टेप है यहां पर, जो बेटा आपका थर्मोसाइक्लर होता है, पीसीआर अपैरेटस होता है, वो टेम्परेचर को कहां तक ले जाता है, 94 to 96 डिग्री सेल्सियस। इसकी वजह से क्या होता है बेटा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। सो ये पहला स्टेप है। और आपके सिस्टम में जो एंजाइम है बेटा टैग पॉलीमरेज, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो थर्मोस्टेबल एंजाइम है। आप बेटा यहां पे आपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स में तब्दील किया, तो हो गया ये डिनेचुरेशन। और किस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, 94 to 96 डिग्री सेल्सियस। आमतौर बेटा ये 1 मिनट तक बेटा ये डिनेचुरेशन का फेज चलता है। उसके बाद बेटा फिर दूसरा फेज लगता है एंड दैट इज एनेलिंग। और मशीन खुद ब खुद बेटा अब टेम्परेचर को ले जाती है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। बेटा डिनेचुरेशन में कितना टेम्परेचर मशीन मेंटेन करती है, 94 to 96। और विद इन 1 मिनट के बाद बेटा अब एक नया फेज लगता है एंड दैट्स कॉल्ड एज एनेलिंग। और इसमें बेटा मशीन खुद ब खुद टेम्परेचर को बेटा कहां की ओर लाती है, 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। और इसी फेज में बेटा अब देखिए ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, अब एक प्राइमर बेटा यहां पे जुड़ा एट 3' एंड, और दूसरा प्राइमर जो आपने सिंथेटिक प्राइमर्स बनाए थे कंप्लीमेंट्री विद द बेसिस एट 3' एंड ऑफ बोथ द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, अब यहां पर बेटा प्राइमर जुड़ा। तो दैट मींस कि बेटा एनेलिंग में क्या हो जाता है, एनेलिंग में बेटा प्राइमर्स जुड़ते हैं एट द 3' एंड ऑफ बोथ द डीएनए टेम्पलेट्स।
जिन पे बेटा डॉट स्ट्रैंड बनने वाला है, और 3' एंड पे। उसके बाद बेटा अब देखिए नेक्स्ट पड़ाव पे क्या होगा। नेक्स्ट पड़ाव पे बेटा अब एक्सटेंशन होगा। तो देखिए बेटा इस एक्सटेंशन में अब क्या होता है, मशीन जो है ऑटोमेटिकली बेटा अब टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है 72 डिग्री सेल्सियस पे। डिनेचुरेशन के टाइम 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस, एनिलिंग के टाइम 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस, और अब बेटा एक्सटेंशन पे कितना टेम्परेचर ये लाता है 72 डिग्री सेल्सियस। और अब बेटा एक एंजाइम आता है एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड टैक पॉलीमरेज, और अब वो बेटा शाबाश न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, प्राइमर पे, और यहां से भी प्राइमर पे बेटा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देता है। तो एज अ रिजल्ट बेटा अब देखिए यहां पे डीएनए की कितनी कॉपीज बनी बेटा 2। अब ये एक कॉपी डीएनए की और ये एक कॉपी डीएनए की। सो महज बेटा कुछ ही मिनट्स के अंदर एक डीएनए की कितनी कॉपीज बनी, 2 कॉपीज। फिर अगले साइकिल में 2 से 4, अगले साइकिल में 4 से 8, अगले साइकिल में 8 से 16, अगले साइकिल में बेटा 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। इसी तरह बेटा ये तेजी के साथ अब डीएनए कॉपीज बनाएगा और विद इन फ्यू आवर्स बेटा मिलियन एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज बनेंगे डिजायर्ड जीन के। ये था बेटा आपका पीसीआर जो आपको बेटा एग्जाम में लिखना है। तो चले बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज बायो रिएक्टर्स। देखिए बेटा आपको क्वेश्चन आएगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायो रिएक्टर्स। अब देखिए बेटा ये बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं। एक्चुअली बेटा ये apparatus होते हैं, मशीन्स होते हैं। इनको बेटा हम कभी कभी बायो रिएक्टर्स भी कहते हैं। अब देखिए बेटा ये बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, एक्चुअली बड़ी मशीन्स होती है और इनके अंदर बेटा टैंक लगी होती है, और जो ये टैंक है इसकी कैपेसिटी बेटा 100 से 1000 लीटर के बीच में रेंज करती है। सो दैट मींस ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बायो रिएक्टर बड़ा है। तो इसकी टैंक जो अंदर होती है जिसमें हम कल्चर मीडियम डालते हैं बेटा, जिसमें हम आपका हेटेरोलॉगस होस्ट डालते हैं ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटीज में मिले, तो यही तो है वो मशीन बायो रिएक्टर्स। अब जरा बेटा पहले इसका फंडामेंटल सीख लीजिए, उसके बाद बेटा इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आप बेटा यहां पे नजर रखिएगा। सपोज आपने बेटा नाम सुना होगा ह्यूमेलिन का। यहां पे बेटा थोड़ा बहुत मैं आपको टॉपिक से पहले बाहर निकालूंगा। देखिए बेटा ह्यूमेलिन जो है, ह्यूमेलिन ये एक्चुअली बेटा इंसुलिन है, और ये पहला बेटा ऐसा इंसुलिन या ऐसा बेटा हार्मोन था जो साइंटिस्टों ने बनाया ई कोलाई में। क्योंकि बेटा आपको पता है कि जो कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज बेटा मिलिटस होता है, अगर टाइप 1 डायबिटीज उनको है तो उनके लिए बेटा बस एक दवाई है जिससे आप उनके सिम्टम्स को कम कर सकते हो और लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हो। दैट मींस कि आपको उनको इंसुलिन शॉट्स देने पड़ते हैं। इनके लिए बस जिंदगी यही तो है, इंसुलिन शॉट्स, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। पर बेटा 1983 से पहले बेटा जो इंसुलिन होता था जो हम इन डायबिटिक पेशेंट्स को देते थे वो बेटा हम लाते थे गाय से, वो हम पिग से लाते थे, क्योंकि जहां पर भी पिग का स्लॉटर हाउसेस थे या गाय के स्लॉटर हाउसेस थे या गोट या शीप के स्लॉटर हाउसेस थे, वहीं से बेटा हम उनका पेनिक्रियाज निकालते थे। स्लॉटर हाउसेस में जबा खाना, वहां से बेटा हम इनके पेनिक्रियाज निकालते थे, फिर उसी पेनिक्रियाज से हम इंसुलिन निकालते थे, फिर उसी इंसुलिन को बेटा हम मार्केट में बेचते थे जो डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता था। तो इसलिए बेटा वो इंसुलिन जो था वो नॉन ह्यूमन इंसुलिन था। इसकी वजह से बेटा एक जबरदस्त प्रॉब्लम उठती थी। कभी कभी बेटा ये नॉन ह्यूमन इंसुलिन था, गाय का इंसुलिन या पिग का इंसुलिन जो इंसान को दिया जाता था, तो इसकी वजह से कभी कभी बेटा रिएक्शंस होती थी, बेटा इम्यून रिएक्शंस होती थी इंसान में, जिसकी वजह से बेटा कभी कभी प्रॉब्लम भी होती थी, और ये इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बेटा इंसानों में होते थे। फिर बेटा एक कंपनी अमेरिका में आई जिसका नाम था इली लिली। अब देखिए बेटा इस इली लिली ने क्या किया, एक कंपनी है बेटा, अमेरिकन कंपनी है, वहां पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेटा 1983 में एक ऐसा कारनामा किया कि उन्होंने ई कोलाई से क्या बनाया बेटा, इंसुलिन। कैसे, लंबी कहानी।
तो उन्होंने बेटा इन शॉर्ट, छोटे से पार्ट में कहूंगा, इन शॉर्ट बेटा उन्होंने इंसुलिन जो है वो जीन बेटा इंट्रोड्यूस किया ई कोलाई में। कैसे, एक लंबी कहानी है। फिर बेटा इसी ई कोलाई में जब ये जीन आया, अब बेटा ई कोलाई क्या बनाने लगा, इंसुलिन। मगर आपको पता है बेटा अब ये ई कोलाई बनाना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि नेचुरली बेटा ई कोलाई में इंसुलिन बनाने की सलाहियत नहीं होती है, मगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बेटा इस ई कोलाई में इस इंसुलिन जीन को बेटा भेजा गया। किस तरीके से भेजा गया, कहानी बहुत लंबी है। उसके बाद बेटा अब इस ई कोलाई ने क्या बनाना शुरू किया, इंसुलिन। में पंगा ये है कि जो बेटा अब ये हेटेरोलॉगस होस्ट है ई कोलाई जो है, जिसमें बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसुलिन जीन इंट्रोड्यूस किया गया, ये कितना इंसुलिन बनाएगा बेटा, बहुत ही कम। सो ये हमारी नीड्स को बेटा फुलफिल नहीं कर सकता है, क्योंकि बेटा एक ई कोलाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कितना इंसुलिन बनाएगा, कुछ भी नहीं बेटा, पाइकोग्राम्स भी नहीं। तो फिर बेटा अब यहां पे एक और इंजीनियरिंग का बेटा सहारा लिया गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इंजीनियरिंग। और देखिए बेटा केमिकल इंजीनियरिंग में अब क्या किया गया, बायो रिएक्टर्स डिजाइन किए गए बेटा, मशीन्स डिजाइन किए गए। और ये बायो रिएक्टर्स बेटा ऐसी मशीन्स थे जो बेटा ई कोलाई को बे इंतहाशा मल्टीप्लाई करवाते थे। किन बेटा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोलाई को बहुत बेइंतहाशा बेटा मल्टीप्लाई करवाते थे। और जब ये मल्टीप्लाई वहां पे करता है, करोड़ों अरबों कॉपियां बेटा ई कोलाई की बनती है, और इंसुलिन प्रोडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज। सो बायो रिएक्टर्स बेटा एक ऐसे मशीन्स है, अपैरेटस है, जहां पर हम बेटा डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल करते हैं हेटेरोलॉगस होस्ट से ऑन लार्ज स्केल। अब देखिए बेटा कैसे पॉसिबल होता है इन बायो रिएक्टर्स में कि इन बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हम डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटीज में हासिल करें। देखिए कैसे, देखिए बेटा सपोज एक बायो रिएक्टर है, ये उसकी टैंक है। अब इस बायो रिएक्टर में क्या किया जाता है बेटा, इसमें कल्चर मीडियम डाला जाता है। नजर बेटा बराबर रखिएगा, ये कल्चर मीडियम एक्चुअली क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें साल्ट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो बेटा एक ई कोलाई को, अब मैं यहां पे ई कोलाई की रेफरेंस दे रहा हूं, ई कोलाई को तेजी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि जब न्यूट्रिशन होगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो एक ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करता है। और उसके बाद बेटा आपने पढ़ा होगा कि जब आपने ग्रोथ कर्व देखा होगा, ये ग्रोथ कर्व बेटा सिग्मॉइड कर्व होता है। पहले बेटा मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी के साथ होती है, दैट्स कॉल्ड एज लॉग फेज, बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है। फिर बेटा मल्टीप्लिकेशन जो है वो घट जाती है, अब रफ्तार बेटा मल्टीप्लिकेशन की वो नहीं रहती है, इट्स दैट का नाउ कॉल्ड एज लैग फेज। और फिर अल्टीमेटली बेटा अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो रुक जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज। यही तो होता है बेटा हर किसी ऑर्गेनिज्म में जब वो मल्टीप्लिकेशन करता है, सिग्मॉइड करवाती है। सो पहले तेजी के साथ ये मल्टीप्लाई करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार कम, और एक टाइम आता है कि स्टेशनरी फेज आता है। पता है क्यों, क्योंकि बेटा अब जिस सिस्टम में ये ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है, जिस मीडिया में ये मल्टीप्लाई करता है, वहां वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते हैं, वहां ऑक्सीजन कम आता है, वहां पर बेटा पीएच गढ़ कम चेंज होता है, वहां पे टेम्परेचर की चेंजेस आ जाती है, ऑक्सीजन घट जाता है, जिसकी वजह से बेटा रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन घट जाती है। मगर क्या करोगे बेटा, जो ये बायो रिएक्टर्स होते हैं, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई को कंटिन्यूअसली बेटा मेंटेन करके रखता है, पहली बात। दूसरी बात बेटा ये पीएच को भी मेंटेन करके रखता है, ऑप्टिमम पीएच रखता है, क्योंकि इसमें गैजेट्स ही ऐसे लगे होते हैं, इसमें इक्विपमेंट्स ही ऐसे लगे होते हैं कि ये पीएच को भी मेंटेन करता है, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। और जब पीएच भी मेंटेन, टेम्परेचर भी मेंटेन, न्यूट्रिएंट सप्लाई कंटिन्यूअसली आती है, जो यूज्ड कल्चर मीडिया उसको कंटिन्यूअसली दफा किया जाता है, तो इसकी वजह से बेटा जो आपका ये ऑर्गेनिज्म यहां पे मल्टीप्लाई करता है, ये हमेशा बेटा लॉग फेज में रहता है, जिसको बेटा हम एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं या एक्टिव फेज कहते हैं। और जब यहां पे ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करता है, एक्सपोनेंशियल फेज में रहा, तो एक्सपोनेंशियल फेज में रहते ही अब ये गोली की रफ्तार से मल्टीप्लाई करता है। ई कोलाई का बहुत सारा बायोमास बनता है, और जब ई कोलाई का ढेर सारा बायोमास बना, इंसुलिन क्या बनेगा, ज्यादा।
सो बायोरिएक्टर्स बेटा एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है या इक्विपमेंट्स है, ऐसी मशीन्स है जहां पर बेटा हम डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो लार्ज क्वांटिटीज में हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये बायोरिएक्टर्स है ये बेटा ऑर्गेनिज्म को जिसमें डिजायर्ड जीन चला गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जो आप प्रोडक्ट कोई बनाएगा ये टेंपरेचर को मेंटेन ऑप्टिमम रखता है, पीएच को ऑप्टिमम रखता है, ये बेटा कल्चर मीडियम को कंटिन्यूअसली ऐड करता है, यूज कल्चर मीडियम कंटिन्यूअसली बाहर निकलता रहता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से बेटा यहां पे प्रोडक्शन बेटा डिजायर्ड प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा होती है। सो ये है बेटा आपके बायो रिएक्टर्स। उसके बाद बेटा फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने यहां पे आएगा, बायो रिएक्टर्स का नोट हमने बेटा आपके सामने लाया, एंड दैट इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है? कुछ नहीं है बेटा। जब आपने बेटा डिजायर्ड प्रोडक्ट बायो रिएक्टर्स में बनाया, बेटा क्या ये प्योर फॉर्म है कि क्रूड फॉर्म है? क्रूड फॉर्म। क्यों क्रूड फॉर्म में है? क्योंकि बेटा जब आप इंसुलिन, मैं इंसुलिन पे ही ज्यादा दबाव डाल रहा हूं क्योंकि इससे आपको समझ आएगा। अब जब ये बायो रिएक्टर है, इसमें बेटा अब इंसुलिन बन रहा है, ई कोलाई इंसुलिन बना रहा है, इसमें बेटा ई कोलाई भी है ना, इंसुलिन भी है, कल्चर मीडियम भी है। तो लॉजिक से ही कहते हैं कि जो इंसुलिन है ये आपको प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं मिलता इन बायो रिएक्टर्स में, इनके साथ बेटा इंप्यूरिटीज है ना, इन द फॉर्म ऑफ डेड ई कोलाई, इन द फॉर्म ऑफ बेटा कल्चर मीडियम, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो वहां पे है। अब जरा बेटा इस इंसुलिन को क्रूड फॉर्म से अब आपको किस फॉर्म में लाना है? प्योर फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को बेटा जब हम डिजायर्ड प्रोडक्ट जो क्रूड फॉर्म में हमें बायो रिएक्टर्स में मिलता है, फिर इसको प्योर फॉर्म में लाना है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब देखिए बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है। सबसे पहले बेटा इस डिजायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है, फिर इस डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्यूरिफाई किया जाता है, फिर इस डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि जो इंसुलिन है इसको अब मार्केट में लाना है ना, इसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज होना चाहिए, इसका एक्सपायरी डेट इंक्रीज होना चाहिए, नहीं तो ये बेटा मार्केट में आते प्रोटीन का बना हुआ है खत्म हो जाएगा। इससे बेटा इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि इसका शेल्फ लाइफ क्या हो जाए? इंक्रीज। एक्सपायरी डेट क्या हो जाए? इंक्रीज। उसके बाद बेटा जब हम पहली बार बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको बेटा डायरेक्टली मार्केट में नहीं लाया जाता। सपोज बेटा जब कोविड हुआ तो फिर बेटा कोविड वैक्सीन बनाया गया। क्या बेटा आपको लगता है कि कोविड वैक्सीन जब बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बनाया गया, इसको डायरेक्टली मार्केट में लाया गया? नहीं, पहले इसके क्लिनिकल ट्रायल्स लग गए, पहले बेटा इसको माइस पे आजमाया गया, फिर बाकी जानवरों पे आजमाया गया। कहीं इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कहीं इसके टेराटोजेनिक इफेक्ट्स तो नहीं है, कहीं इसके बेटा म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स तो नहीं है। उसके बाद बेटा वंस हमें लगता है कि माइस पे इसका असर नहीं है, ये माइस पे बेटा कोई साइड इफेक्ट नहीं ला रहा है, या मंकीज पे या चिंपैंजीज पे या गिनिया पिग पे कोई बेटा इंपैक्ट नहीं ला रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं ला रहा है, फिर इसको मार्केटिंग के लिए भेजा जाता है। यह है बेटा आपकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ेंगे, एंड दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद रेस्पेक्ट टू बीटी क्रॉप्स। बस बेटा अब यहां पे नजर रखिएगा, नोट आपके सामने लगा है, मैं खाली समझा रहा हूं बेटा, और कोशिश कर रहा हूं कि कम ही वक्त में बेटा मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों के से रूबरू कर रहा हूं, कंसेप्ट बेटा क्लियर करूं। देखिए बेटा अब सबसे पहले है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होता है। पहले यही क्वेश्चन आया कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, या बेटा हम इनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। अब बेटा यहां पे नजर रखिएगा कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। अगर बेटा हम देखेंगे, ये आपके पास एक प्लांट है, प्लांट सेल है बेटा। नॉर्मली प्लांट सेल में बेटा एक जीन नहीं होता, एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज क्राई जीन, क्योंकि जो एक क्राई जीन होता है बेटा ये हम एक बैक्टीरिया में देखते हैं, एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैसिलस थुरिनजेनेसिस। और जो ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, इसी में बेटा अब ये क्राई जीन अल्लाह ने नेचुरली रखा है। अगर आप इस क्राई जीन को उठाओगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, क्लोनिंग वेक्टर के जरिए इसको भेजोगे बेटा प्लांट सेल में, अब प्लांट सेल में भी आया ना क्राई जीन। क्या नेचुरली इसमें क्राई जीन था? नहीं, अब आया क्राई जीन। सो जब हम बेटा किसी भी प्लांट में जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, उसमें कोई जीन इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई जीन इनएक्टिव कर देते हैं या उसमें जेनेटिक मैनिपुलेशंस कर देते हैं, at that time we call it as transgenic plants।
और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स की है, बहुत सारी है बेटा, एंड दैट इज बीटी क्रॉप्स, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी दिया है विद रेफरेंस टू बीटी क्रॉप्स। देखिए बेटा, बीटी प्लांट्स या बीटी क्रॉप्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें बेटा हमने जानबूझ के बेटा बैसिलस thuringiensis का एक जीन जो है, क्राई जीन जो है, वो इंट्रोड्यूस किया होता है। इन्हीं बेटा प्लांट्स को हम बीटी प्लांट्स कहते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा, सर क्यों? देखिए बेटा क्यों, गौर से देखिएगा। देखिए बेटा, अगर आपको एक लेक्चर याद होगा, मैंने कहा था कि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो बेटा आपके प्लांट्स की तबाही कर डालते हैं। सपोज बेटा कुछ प्लांट्स है जो कोलियोप्टेरन्स को बिलोंग करते हैं, गौर से यहां पर देखिएगा, दे बिलोंग टू कोलियोप्टेरा। इसी तरह बेटा एक और ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, दे बिलोंग टू, सॉरी बेटा इंसेक्ट्स है, दे बिलोंग टू डिप्टेरा। एक और ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स है दैट बिलोंग टू हाइमेनोप्टेरा। नजर रखिएगा बेटा यहां पे बराबर मैं क्या कर रहा हूं। और एक और ग्रुप ऑफ एनिमल्स है दैट बिलोंग टू लिपिडोप्टेरा। तो ये बेटा जो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स है, चाहे वो कोलियोप्टेरा हो, लिपिडोप्टेरा हो, डिप्टेरा हो, या बेटा आपका हाइमेनोप्टेरा हो, ये वो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स है जो बेटा आपके प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं, आपके क्रॉप्स के लीव्स को खाते हैं और तबाही मचाते हैं। क्यों? क्योंकि जब लीफ खाया, फोटोसिंथेसिस कम बेटा, प्रोडक्शन कम, और जब प्रोडक्शन कम तो करोड़ों का नुकसान ये इंसेक्ट्स करवाते हैं बेटा हमारे बेटा इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। इसीलिए बेटा फिर एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं, जो इस सेक्टर से बेटा वाबस्तगी रखते हैं, वो बेटा इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, मैंने परसों भी कहा था, इससे बेटा बहुत सारी परेशानियां उठती है। नो डाउट बेटा हम इन प्लांट्स को बचाते हैं इन इंसेक्ट्स से, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को मार डालते हैं। मगर बेटा ये हमारे फूड वेब में आते हैं, बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है, और जब ये हमारे बेटा बॉडी में आते हैं, इसी की वजह से तो कैंसर्स होते हैं या बाकी डिसऑर्डर्स आते हैं। सो बहुत बड़ा खमियाजा हमें बेटा उठाना पड़ता है, किन की वजह से बेटा? इंसेक्टिसाइड्स की वजह से। इसलिए बेटा फिर जेनेटिक इंजीनियर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि कैसे हम इन इंसेक्टिसाइड्स पे अपनी डिपेंडेंस को खत्म करें। तो बेटा उनकी नजर एक बैक्टीरिया पे पड़ी, एंड दैट्स कॉल्ड एज बैसिलस thuringiensis। और उसी बैसिलस thuringiensis में उनकी नजर बेटा एक खास किस्म के जीन पे पड़ी, एंड दैट्स कॉल्ड एज क्राई जीन। और देखिए बेटा जो एक क्राई जीन होता है, ये बेटा एक टॉक्सिन बनाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बीटी टॉक्सिन, या इसको क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। और जो बीटी टॉक्सिन होता है, जब बेटा हम देखते हैं, जब ये बेटा क्राई जीन इसको बनाता है, इनएक्टिव होता है बेटा ये। मगर जब कोई इंसेक्ट बेटा इस टॉक्सिन को खाता है, उसका जो मिड गट होता है वो अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन पीएच में बेटा अब ये इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन जो है ये एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव हो जाता है, इसकी वजह से बेटा ये एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन अब इस बेटा इंसेक्ट के मिड गट सेल्स के साथ मिल जाता है, उनको बेटा पोर्स करता है, उनमें लाइसिस होती है, और इंसेक्ट बेटा मर जाता है। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर इससे तो इंसेक्ट मरा, तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना हम इस क्राई जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। किन में बेटा? प्लांट्स में। और जब प्लांट्स में बेटा इनको इंट्रोड्यूस किया गया, इन्हीं प्लांट्स को बेटा बीटी क्रॉप्स कहा गया या बीटी प्लांट्स कहा गया। और अब बेटा जब ये प्लांट अब अपने लीव्स में बेटा बीटी टॉक्सिन बना रहा है, जब कोई इंसेक्ट बेटा अब इस लीफ को खाएगा तो वो बीटी टॉक्सिन खा रहा है, तो बीटी टॉक्सिन खाते ही अब ये बेटा उसके गट में जाएगा, और मिड गट में बेटा ये एक्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्कलाइन पीएच, जिसकी वजह से बेटा इसकी मिड गट की सेल्स फट जाएंगी और इंसेक्ट मरेगा। सर अगर हम ये लीव्स खाएंगे हम भी तो मरेंगे ना बेटा, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इन लीव्स को खाएंगे हम बीटी टॉक्सिन अंदर लेंगे, पर जो बीटी टॉक्सिन है बेटा वो हमारे स्टोमक में आते ही बेटा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टोमक में अल्कलाइन पीएच नहीं होता है, एसिडिक पीएच होता है, और एसिडिक पीएच बेटा इसको एक्टिव होने देता नहीं। इससे बेटा बीटी क्रॉप खाने से हमें कुछ होता नहीं, या बीटी प्लांट्स खाने से हमें कुछ होता नहीं। सो सांप भी मारा और लाठी भी नहीं टूटी। इस पे नजर रखना बेटा। ये है आपके ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद रेफरेंस टू बेटा बीटी क्रॉप्स। उसके बाद बेटा पीडीएफ सारा लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बेटा यहां पे लाने जा रहे हैं, जीन थेरेपी। तो क्वेश्चन उठेगा सर जीन थेरेपी क्या है? और अब एक और पार्ट मैंने इसके साथ उसको लिया है, इलस्ट्रेट यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एडेनोसिन डियामाइनेज डेफिशिएंसी।
देखिए बेटा, अब सबसे पहले हम देखेंगे जीन थेरेपी क्या है। सपोज बेटा यहां पे एक इंसान है, चलो ह्यूमन बींग्स पे हम काम करेंगे, तो ये बेटा यहां पे एक इंसान है, पेशेंट है, और बेटा उसको एक डिजीज है। लेट द डिजीज इज बेटा जो आपने पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया, पढ़ा है मैंने बेटा जेनेटिक्स में आपको। तो आप इसको बेटा एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, और बेटा या फिर एक और डिजीज से हम यहां पे लेंगे, इसको एक डिजीज है दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, पढ़ा है मैंने बेटा। और फिनाइल कीटोन्यूरिया में बेटा आपको पता है यहां पे एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है बेटा इस इंसान में, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम। और यह भी पता है आपको यह डिजीज इसलिए होती है क्योंकि आपके क्रोमोसोम नंबर 12 पे बेटा एक जीन होता है, एंड दैट्स कॉल्ड एज PAH जीन। अगर ये जीन बेटा म्यूटेट हुआ तो तैयार रहिए बेटा इस इंसान में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस नहीं बनेगा। जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस नहीं बनेगा, फिनाइल एलेनिन बेटा टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, लेवल्स ऑफ फिनाइल एलेनिन ब्लड में इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से बेटा फिनाइल पायरुविक एसिड बनेगा। फिनाइल पायरुविक एसिड बेटा इस बच्चे को मुसीबत में डालेगा और एक डिजीज लाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब बेटा जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, अगर हम बेटा अब सेल के अंदर क्लोनिंग वेक्टर के जरिए ये नॉर्मल फिनाइल एलेनिन जीन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब मैंने बेटा इस ह्यूमन सेल में ये फिनाइल एलेनिन जीन इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, तो बेटा अब ये सेल बनाना शुरू करेगी ना बेटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम, और इसकी वजह से बेटा अब इसमें जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस की वजह से हो रहा था, हमने कंपनसेट किया ना विद द नॉर्मल जीन। सो दैट मींस कि बेटा हम ह्यूमन सेल में फिर क्या डालते हैं बेटा, शाबाश जीन, नॉर्मल जीन विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब ये नॉर्मल जीन बेटा इस ह्यूमन सेल में क्या बनाएगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम। सर फिर तो मजा ही मजा है। अब कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो, किसी इंसान को भी हो, हम तो सीधे उसके सेल में बेटा क्या भर देंगे, डिजायर्ड जीन, नॉर्मल जीन विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब वो तो फारेक हुआ बेटा, इसमें पंगा है ना कि अगर आपने एक सेल में ये डाल दिया, कितनी देर तक जिंदा रहेगी, खत्म हो जाएगी, और जो ही बेटा ये सेल खत्म तो काम तमाम। इसीलिए बेटा जो जीन थेरेपी है ये बेटा हमेशा सक्सेसफुल रहती है 100% जब हम इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में करेंगे। पता है क्यों, जरा गौर से यहां पर देखिएगा, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्यों बेटा ये बहुत ज्यादा बेटा 100% क्यूरेबल रहता है। पता है क्यों, और इसको फिर बार बार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। पता है क्यों, देखिए क्यों, क्योंकि बेटा अगर ये एम्ब्रियो है, अभी ये बेटा कुछ सेल्स का है, 5-8 सेल्स का, 16 सेल्स का, तो उसी टाइम बेटा अगर हम किसी सेल में अब ये क्लोनिंग वेक्टर के जरिए बेटा डिजायर्ड जीन अंदर भेजेंगे, इसका मतलब हुआ फिर सेल्स डिवाइड करेंगे ना, और हर किसी सेल में बेटा अब ये क्लोनिंग वेक्टर अलोंग विद दिस डिफेक्टिव बेटा अलोंग विद नॉर्मल जीन प्रोपेगेट हो जाएगा। तो हर किसी सेल में अब बेटा ये आएगा, तो फिर बेटा कोई परेशानी नहीं उठेगी। सो इसीलिए बेटा जीन थेरेपी जो है वो बेस्ट है कब करना, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब क्वेश्चन उठेगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको डिजीज होने वाली है, मैं क्या छिपाए। इसीलिए बेटा जरा गौर से देखिएगा, अगर किसी फैमिली में कोई डिजीज चल रही है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, हीमोफिलिया है, और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो देखिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इनमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, बाहरी फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फिर जब बेटा बाहर फर्टिलाइजेशन की जाती है फिर इस जाइगोट की जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है। अगर इसमें डिफेक्टिव जीन होगा तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा क्लोनिंग वेक्टर के जरिए बेटा नॉर्मल जीन इनटू द जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो, जिसकी वजह से बेटा फिर अच्छी तरह से सेल जब डिवाइड करेंगे तो ये नॉर्मल जीन जो है जो हमने क्लोनिंग वेक्टर के जरिए अंदर भरा, ये हर किसी सेल में प्रोपेगेट करेगा, और जब ये बच्चा पैदा होगा इसमें जेनेटिक और डिसऑर्डर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो इसलिए बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, सॉरी जीन थेरेपी जो है, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बेस्ट रहती है। मगर जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहां पे बेटा लिखा गया है कि पहली जो जीन थेरेपी है, सक्सेसफुल जीन थेरेपी जो है, वो पहली बार बेटा एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में हुई।
ये 4 साल की लड़की थी और अमेरिका में बेटा इस जीन थेरेपी को पहली बार अंजाम दिया गया और ये 4 साल की लड़की थी। सर आपने तो अभी कहा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सक्सेसफुल रहता है, मगर बेटा पहली जीन थेरेपी जो है वो एक 4 साल की लड़की पे हुआ, अशांता डिसिल्वा, जो श्रीलंका की थी। मगर बेटा अमेरिका में इसकी ट्रीटमेंट हुई, जीन थेरेपी हुई और इस लड़की को बेटा एक बीमारी थी, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, एंड दैट इज कॉल्ड एज एडीए डेफिशिएंसी, या बेटा हम इसको पूरा नाम देंगे एडेनोसिन डीएमाइनेस डेफिशिएंसी, एडेनोसिन डीएमाइनेस डेफिशिएंसी। और बेटा देखिए एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली बेटा आपके क्रोमोसोम नंबर 20 पे एक जीन होता है, दैट्स कॉल्ड एज एडीए जीन। अगर इस जीन की म्यूटेशन हुई या डिलीशन हुई, उसकी वजह से बेटा ये एंजाइम जो है एडेनोसिन डीएमाइनेस एंजाइम नहीं बनता है, और ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा फॉर इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये इम्यून सिस्टम को बेटा बहुत स्ट्रांग बनाता है। ये इम्यून सेल्स को बेटा पॉलिफरेट करवाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, चाहे वो बी लिम्फोसाइट्स हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स है। इसीलिए बेटा बदकिस्मत है वो बच्चे जिनको बेटा ये डिजीज होती है, क्योंकि उनके क्रोमोसोम 20 पे बेटा एडीए जीन बेटा म्यूटेट हुआ होता है या डिलीट हुआ होता है, जिसकी वजह से एंजाइम ही नहीं बनता, एंजाइम नहीं बनता है। ऐसे बच्चे बेटा बहुत कमजोर इम्यून सिस्टम लेकर चलते हैं और मामूली से मामूली पैथोजन भी उनकी जान निकाल डालता है। जैसे एड्स में बेटा रिकरेंट इंफेक्शंस होती है, इसी तरह बेटा जिस इंसान को एडीए होगा, जिस इंसान को बेटा ये डिजीज होगी, उनमें भी बेटा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होता है और मामूली से मामूली बीमारी भी बेटा मामूली से मामूली पैथोजन भी उनकी जान निकाल डालता है। इसलिए बेटा इसको कभी कभी हम सिड्स भी कहते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि कैसे जीन थेरेपी को अंजाम दिया गया इस 4 साल की लड़की में। तो देखिए बेटा क्या किया गया, इसकी बॉडी से बेटा ब्लड से लिम्फोसाइट्स निकाले गए, नजर रखिएगा। तो जब लिम्फोसाइट्स निकाले गए तो फिर बेटा उन लिम्फोसाइट्स को कल्चर मीडियम में डाला गया, और इसी कल्चर मीडियम में क्या था कि एडीए जीन जो है उसका आरएनए से बेटा सीडीएनए बनाया गया था। किस जीन का बेटा, एडीए जीन का सीडीएनए। और फिर इस सीडीएनए को बेटा रेट्रोवायरसेस में बेटा शाबाश लाइगेट किया गया था। तो अब बेटा यहां पे इसको रेट्रोवायरस में बेटा लाइगेट किया गया, क्योंकि यहां पे मैंने कहा था बेटा कि जब एनिमल सेल में हमें जीन को ट्रांसफर करना होता है, वहां पे हम डिसआर्मर्ड रेट्रोवायरसेस को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेट्रोवायरस में सलाहियत होती है वो एनिमल सेल को क्या करते हैं इन्फेक्ट। उसके बाद बेटा अब जब एडीए जीन का सीडीएनए हमने बेटा शाबाश लाइगेट करवाया, किसके साथ बेटा, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस के साथ, फिर डाला बेटा इन लिम्फोसाइट्स में। अब लिम्फोसाइट्स में आ गया ना बेटा एडीए जीन का सीडीएनए। सीडीएनए मींस बेटा ये हमने बनाया होता एडीए के एमआरएनए से विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जब यहां पर बेटा ये एडीए जीन इनफैक्ट आया इन लिम्फोसाइट्स में, अब लिम्फोसाइट्स क्या बनाना शुरू करेंगे, शाबाश बेटा एडीए एंजाइम बनाना शुरू करेंगे। इन्हीं जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को हम वापस पेशेंट में भर देते हैं। अब पेशेंट बेटा लिम्फोसाइट्स के जरिए क्या बनाना शुरू कर रहा है, एंजाइम, और अब बेटा इसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा इसमें सिम्टम्स कम आएंगे। पर बेटा पंगा यहां पर यह है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स है ये इमॉर्टल नहीं है, ये भी बेटा अपना एक लाइफ स्पैन रखते हैं, मर जाते हैं। इसलिए बेटा फिर हमें और इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को पेशेंट में देना पड़ता है। सो गर्ज ये कि जो जीन थेरेपी है इट इज बेस्ट काम करती है अगर इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में बेटा किया जाएगा। तो ये था बेटा आपका जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी के बाद बेटा अब जो अगला क्वेश्चन यहां पर है, डिफाइन गोल्डन राइस। बायो पेटेंट और बायो पायरेसी बेटा छोटे छोटे 3-3 4-4 लाइंस है, ये आप खुद याद करेंगे। पेटेंट मींस कि बेटा जब भी कोई इन्वेंशन होती है उसके बाद जो इन्वेंटर होता है वो उसका शब्द बेटा पेटेंट लेता है, ताकि और कोई बेटा इसकी टेक्निक को इस्तेमाल ना करे। इस तरह बायो पायरेसी मींस की चोरी, कुछ बेटा फिर इन पेटेंट्स में भी चोरी की जाती है, इसका मिसयूज किया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज बेटा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के रिसोर्सेज को बेटा इस्तेमाल कर देती है विदाउट देयर कंसेंट, तो इसमें भी बेटा चोरी है। तो ये दो बहुत आसान है, इसमें बेटा मुझे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। हां यहां पे बेटा अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, गोल्डन राइस है क्या ये गोल्डन राइस।
देखिए बेटा, यहां पे मैं आपके सामने एक इमेज लाऊंगा। ये बेटा राइस है, ये नॉर्मल राइस है जो आप खाते हो। मगर एक और राइस है बेटा जिसका कलर गोल्डन कलर का होता है, और इसी राइस को बेटा हम कहते हैं ओराइजा सटाइवा। बेटा ये ट्रांसजेनिक वैरायटी है राइस की। नेचुरली ये राइस बेटा हमें नहीं मिलता है, मगर बेटा ये ट्रांसजेनिक वैरायटी राइस की बनाई गई। पता है क्यों? क्योंकि बेटा जो राइस है, राइस खाने से बेटा एक डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की। सर हम भी तो राइस खाते हैं, हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो नहीं होती है। बेटा ये उन लोगों को होती है जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, जो चावल के बगैर, राइस के बगैर और ज्यादा कुछ नहीं खा पाते हैं। दाल और चावल पे ही अपना गुजारा करते हैं, सब्जी नहीं खा पाते हैं, मीट नहीं खा पाते हैं, या बाकी चीजें नहीं खा पाते हैं गरीबी की वजह से। तो देखिए बेटा, जब वो राइस कंटिन्यूअसली खाते हैं और राइस के बगैर ज्यादा और कोई चीज नहीं ले पाते हैं गरीबी की वजह से, राइस में क्या होता है बेटा, नेचुरल राइस में इसमें बीटा कैरोटीन जीन जो है वो नहीं होता है। और जब राइस में बीटा कैरोटीन जीन नहीं है, जब इंसान इस राइस को खाता है तो बीटा कैरोटीन इंसान को नहीं मिलते हैं, और जब बीटा कैरोटीन इंसान को नहीं मिलते हैं तो लिवर में बेटा विटामिन ए नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सब्जियां खाते हैं ना बेटा, उसमें बीटा कैरोटीन होता है, और जब वो बीटा कैरोटीन हमारे लिवर में जाता है, हमारा लिवर बेटा बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनाता है, और ये विटामिन ए बेटा फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है रॉड्स का, जिसकी वजह से बेटा हम डिम लाइट में देख पाते हैं। यही वजह है कि बेटा जिन लोगों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, रोडोप्सिन नहीं बनता है, रोडोप्सिन नहीं बनता है, रॉड्स फंक्शनल नहीं रहते हैं, रॉड्स फंक्शनल नहीं रहते, उनको डिम लाइट में नहीं दिखता है, और उनको एक डिजीज होती है, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। और इसी को बेटा कभी कभी हम एक नाम देते हैं, निक्टोलोपिया। तो यही वजह है कि बेटा जो लोग खाली राइस खाते हैं उसमें बीटा कैरोटीन नहीं है, बीटा कैरोटीन जीन नहीं है, विटामिन ए नहीं बनेगा, विटामिन ए नहीं बनेगा तो इसको खाने से बेटा इनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। अब बेटा कैसे प्रिवेंट करें? कैसे जो ये गरीब लोग बेचारे हैं जो राइस के बगैर और कुछ नहीं ले पाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खा पाते हैं, बेटा तंगी है, गरीब गुर्बत है, तो कैसे बेटा बचाए हम इंसानों को, इन लोगों को जो खाली राइस पे ही रिलाई करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो इसलिए बेटा साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने बेटा इस राइस प्लांट में बीटा कैरोटीन जीन इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब ये राइस क्या बनाने लगा? बीटा कैरोटीन, इसलिए इसका कलर येलो है, तवशतवना गोल्डन राइस, क्योंकि बीटा कैरोटीन का येलो कलर है। अब जब ये राइस बेटा लोग खाते हैं, बीटा कैरोटीन खाया, तो बीटा कैरोटीन जब लिया तो लिवर में विटामिन ए बनेगा, विटामिन ए बनेगा तो रोडोप्सिन बनेगा, रोडोप्सिन बनेगा तो रॉड्स अच्छी तरह से काम करेंगे और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। ये था बेटा आपके बायोटेक्नोलॉजी में तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। तो इसी के साथ बेटा आपका जो ज़ूलॉजी का पार्ट है, ओआरसीसी पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे इंशाल्लाह बेटा कंप्लीट हो गए। तो इन क्वेश्चंस पे बेटा आप अच्छी तरह से नजर रखिएगा, कोई परेशानी नहीं। फिर भी अगर किसी जगह कोई डिफिकल्टी है तो आप बेटा मुझे बिना झिझक शाम के बाद बेटा 7 बजे या 8 बजे से 9 बजे तक फोन कर सकते हैं, मैं फोन उठाऊंगा बेटा, कोई परेशानी नहीं है। कहां भी डिफिकल्टी है, इसके अलावा बेटा अगर किसी जगह किसी को डिफिकल्टी आ रही है, कोई कंसेप्ट बेस्ड डिफिकल्टी है या पीडीएफ बेटा समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे 8 बजे से 9 बजे तक आप फोन कीजिएगा बेटा, मैं क्लियर करूंगा, जितना भी हो सकेगा मैं करूंगा। तो बेटा मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह आपको कामयाब करे, कोई परेशानी नहीं है, मामूली सा एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम बेटा इजीली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस पे नजर रखिएगा, तो इंशाल्लाह बेटा इन क्वेश्चंस पे आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, पास भी हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। दिल हारने की कोई जरूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की, ना एंजाइटी लेने की, क्योंकि जितना जितना एग्जाम बेटा सामने आता जाता है बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होता है। क्यों बेटा परेशान होना है? बस बेटा याद कीजिए, लिखिए, थोड़ा बहुत बेटा कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, फिर इंसान कुछ भी लिख डालता है वहां पे और परेशानी नहीं। तो बैठिए बेटा खुदा के हवाले, अल्लाह आपको इस दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। अगर बेटा किसी जगह कोई कोताही होगी मुझसे बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया, उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी बेटा कि आपको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, मगर बेटा डिटेल नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि आपको पता है टाइम की कमी है, ना आपके पास उतना टाइम है। तो इसीलिए बेटा मैंने इसको बहुत ज्यादा करटेल किया, जितना बेटा कोशिश किया कि समझाने की, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, पर फिर भी अगर कहीं कोई कोताही रही होगी उसके लिए बेटा माफ करना। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।